नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर में बीए, बीएससी और बीकॉम के सभी सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में दोस्तों अर्थात कि उद्यमिता विकास में मास्टर क्लासेस चल रही थी, जिसमें एक मास्टर क्लासेस पर हम इससे पहले सेशन ले चुके हैं और कंप्लीटली सीरीज की बात करें तो इस सीरीज पर अभी तक हमारे 5 सेशन हो चुके हैं, जिसमें से 4 सेशन के माध्यम से हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बुक को कंप्लीट किया है। उसके बाद में दोस्तों लेक्चर नंबर 5 से हमारी मास्टर क्लासेस चालू हो चुकी है, जिसमें हर एक सेशन में हम 30 क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मास्टर क्लासेस का आज ये सेकेंड पार्ट अर्थात कि लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है, जिसमें आज फिर से हम 30 नए प्रश्न उत्तर इसके माध्यम से देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी, वो जरूरी नहीं है दोस्तों कि बीए, बीएससी और बीकॉम के सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए ही है, बल्कि उद्यमिता विकास आप जिस किसी के भी सिलेबस में है, जिस किसी को भी पढ़ना है, वो इजीली यहां से तैयारी कर सकता है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले जो नए छात्र हैं ध्यान दे, ध्यान से सुने। हमारे द्वारा बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय पूरे विस्तार से आप लोगों को इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट विजिट करके और आसानी से उनको देख सकते हैं। और हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर की नोट्स भी डाली गई है, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट और आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 31 से स्टार्ट हो रही है ये सीरीज, है ना, याद रहे 31 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन हम इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस कर चुके थे। चलिए पहला क्वेश्चन है, कार्य पर स्वयं विकास और आवश्यकता पूर्ण की जाती है किसके द्वारा? कहा ये प्रश्न का कहने का प्रयास ये है कि जब किसी उद्यमिता के अंतर्गत, किसी उद्योग के अंतर्गत जब कार्य किया जाता है, तो उसमें विकास या उस कार्य संबंधी जो आवश्यकताएं होती है, उन्हें किसके माध्यम से पूरा किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी के द्वारा, या फिर कार्य में मेहनत करने के माध्यम से, या फिर केवल बी सही होगा, या ऑप्शन डी उत्पादन आश्वस्त करके, या उत्पादन आश्वस्त करके मतलब कि उत्पादन को फिक्स करके कि कितना उत्पादन हमारा तय होना ही है। किसके माध्यम से प्रत्येक उद्यमिता की कार्य विकास के राह पर आवश्यकता पूरी की जा सकती है? तो ध्यान रहे दोस्तों, प्रत्येक उद्यमिता के अंतर्गत अर्थात कि प्रत्येक उद्योग के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी उद्देश्य से चलाए जाते हैं, ताकि उद्यमिता का विकास भी हो सके और उसकी संपूर्ण प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, उद्यमी उठाता है, उद्यमी क्या उठाता है? सोचने समझने सोचे समझे जोखिम उठाता है। मतलब एक रिस्क की कहानी है यहाँ पर कि उद्यमी के माध्यम से क्या उठाया जाता है? क्या सोची समझी रिस्क उठाई जाती है, या फिर उच्च जोखिम उठाया जाता है? उच्च जोखिम, हाई लेवल की रिस्क ली जाती है, या फिर सामान्य रिस्क और तय की गई रिस्क ली जाती है? सामान्य या तय की गई रिस्क उठाई जाती है, या फिर बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाई जाती? तो यहां पर एक उद्यमी जो सामान्यतः अपने उद्यम का संचालन कर रहा है या स्टार्टअप लेकर के आया है, उसके द्वारा एक सामान्य से, वो पागल नहीं है कि उच्च जोखिम उठाएगा। वो सही है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके और हाई रिस्क को उठाया जाए, है ना। इसके लिए कोई भी समझदार उद्यमी होता है ना, तो वो सामान्य रिस्क लेगा और अपने द्वारा जो रिस्क डिसाइड कर ली जाती है, उसी रिस्क पर वो काम करना पसंद करता है। इसलिए सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा व्यवहार एक सफल उद्यमिता से नहीं जुड़ा हुआ है? 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए गए हैं। इन 4 में से बता, एक ऑप्शन ऐसा है जो सफल उद्यमिता से नहीं जुड़ा हुआ है। सफल उद्यमिता से मतलब एक उद्यमी अगर सफल व्यापार उद्योग चलाना चाहता है, तो इन 4 में से क्या नहीं होना चाहिए? कोई एक है। देखिए, पहला, अनुसंधान एवं विकास में निवेश। कोई भी उद्यमी होगा तो अपने उद्यम का विकास करने के लिए वह अनुसंधान और विकास में हमेशा इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश करेगा। तो ये तो सही है।
मतलब सफल उद्यमिता से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आंसर राइट आंसर नहीं होगा हमारा। ऑप्शन बी है अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना। जी हाँ, अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के आधार पर कोई भी उद्यमी नहीं चलाना चाहेगा। दिन प्रतिदिन के आधार पर कोई भी व्यवसाय नहीं चलता है, ठीक है ना। इसीलिए एक सफल उद्यमिता का लक्षण ऑप्शन वा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। ऑप्शन सा कहता है ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करना। तो एक सफल उद्यमी वही हो सकता है जो ग्राहकों की, मतलब कि जो डिमांड है मार्केट में, उस डिमांड के आधार पर अपना प्रोडक्शन दे, है ना। ऑप्शन द बोलता है नवीनतम एवं तत्कालीन सुविधा देना, फास्ट सर्विस। तो ये तो एक अच्छे उद्यमी का एक आवश्यक गुण हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में से कौन सा कथन उद्यमी एवं प्रबंधन में अंतर को स्पष्ट नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इन चारों कथनों में से आपको यह बताना है कि इन चारों कथनों में से प्रश्न ये कहता है कि उद्यमी और प्रबंधन, है ना। एक तो है आपका उद्यमी जो स्टार्टअप को या उद्योग को लेकर के आया, स्टार्ट किया है, और एक तरफ है प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट जो उस उद्योग को मैनेज करता है। तो इन 4 ऑप्शनों में से यह बताना है कि चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो इन दोनों के बीच में अंतर नहीं बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो इनके बीच में अंतर बताएंगे, एक ऑप्शन है जिसके माध्यम से अंतर को जो है डिसाइड नहीं किया जा सकता। देखिए ऑप्शन ए देते हैं। ऑप्शन ए कहता है उद्यमी व्यवसाय को ढूंढते हैं, मतलब उद्यमी व्यवसाय का जो एक विचार होता है उसको लेकर के आता है, फिर उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट करता है ना। वही प्रबंधन उसको चलाते हैं। एग्जैक्टली ये सही है कि एक उद्यमी जो होता है, एक साहसी जो होता है, वो व्यवसाय को लेकर के आता है और प्रबंधन उसको संचालित करने का काम करता है। तो दोनों अलग अलग हो चुके, दोनों में अंतर ये बता रहा है। ऑप्शन बा कहता है उद्यमी अपने व्यवसाय के स्वामी होते हैं और प्रबंधन क्या होता है, कर्मचारी होते हैं। जी हाँ, मैनेजमेंट क्या होगा, कर्मचारी होगा, जबकि उद्यमी कौन होता है, स्वामी होता है उस उद्योग का। क्लियर है। तो ये ऑप्शन बी दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट रूप से बता रहा है। ऑप्शन सा कहता है उद्यमी लाभ कमाते हैं और प्रबंधकों को केवल वेतन मिलता है। तो ये ऑप्शन सा भी क्लियर, एकदम स्पष्ट रूप से अंतर, इस बिंदु में भी दोनों के बीच में स्पष्ट रूप से अंतर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन द सही आंसर हो जाएगा। पढ़ के भी देख लेते हैं। उद्यमी एक ही बार का कार्य है, उद्यमी एक ही बार का कार्य है, जबकि प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या ये सही है? उद्यमी का क्या कार्य एक ही बार का होता है कि बस वो आया, स्टार्टअप को स्टार्ट किया और चला गया? नहीं ना, उसका भी निरंतर, उद्यमी भी निरंतर रूप से उस उद्यमिता में बना रहता है, तभी कहीं जाकर के प्रबंधन चल पाता है। क्लियर है। तो ये ऑप्शन डी दोनों के बीच में एक सही अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। जिनके मन में एक थोड़ी सी ये बेचैनी जो हो रही है ना कि क्लास किस टाइम पे, कौन सी क्लास किस टाइम पे चल रही है, तो मैं आपको हर क्लासेस में, अभी कुछ दिनों से हर क्लासेस में बता रहा हूं कि क्लासेस का टाइम डिस्टर्ब चल रहा है ना। आपकी लाइव क्लासेस भी बंद हो चुकी है, मैं आपको प्रीमियर लाइव क्लास दे रहा हूं और थोड़ा सा टाइम से आगे पीछे क्लासेस चल रही है। तो लेकिन हमारे द्वारा प्रयास पूरी तरह से ये किया जा रहा है कि समय पर क्लासेस वापस से लेकर आ जाएं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट आप लोगों को भी करना होगा। जब तक समय की थोड़ी सी समस्या है, पाबंदी है हमारे साथ में, तब तक आपको क्लासेस थोड़ी आगे पीछे देखने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपको जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी की लिंक आपको आसानी से हमारे चैनल पर मिल जाती है, प्लेलिस्ट में मिल जाती है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दिए गए हैं, वहां पर आपको सभी लिंक मिल जाती है, नोट्स की लिंक मिल जाती है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बात रही क्लासेस की, तो वो बहुत जल्दी हम सभी क्लासेस टाइम पर स्टार्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और आपके एग्जाम आने वाले हैं। इसी दृष्टिकोण से हम किसी क्लास को रोक नहीं रहे हैं, होल्ड नहीं कर रहे हैं। अन्यथा परिस्थितियां अभी ऐसी है कि क्लासेस को रोकने जैसी स्थिति भी बनी हुई थी, क्लासेस को अभी बंद रखते 1-2 महीने के लिए, लेकिन नहीं रख रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं इसलिए। तो जिस तरह से दोस्तों क्लासेस आपको मिल रही है, थोड़ा सा आप लोगों का मानसिक सपोर्ट मात्र हमको चाहिए, तो वो मानसिक सपोर्ट देते चलिएगा, है ना। क्लासेस जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता जाऊंगा। क्लियर है ना। और साथ में दोस्तों
थोड़ा सा हमको भी मोटिवेट करने का मौका दीजिए, है ना। और क्लासेस, जो भी क्लासेस चल रही है, जिस अगर आप देख रहे हैं आपको लाभ मिल रहा है क्लासेस से, तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक कर सकते हैं। लाइक करके आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमारे अंदर भी आता है कि हाँ, जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी आप कुछ समझदार हैं, आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किल्बी ने उद्यमी के जिन कार्यों को बताया है, उद्यमी के मतलब एक स्टार्टअप लाने वाले एक साहसी के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, उन कार्यों को किल्बी ने बताया है। तो उन कार्यों में से जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं उनमें से राजनीतिक प्रशासन का पक्ष कौन सा नहीं है। राजनीतिक प्रशासन का मतलब राजनीति से संबंधित कौन सा पक्ष नहीं है। 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं, इनमें से आपको वो पक्ष ढूंढना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि सरकार अफसरशाही से काम निकालना। किल्बी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि एक अच्छा उद्यमी वही है जो इस कार्य को बहुत ही सतर्कता के साथ करे, कि सरकारी अफसरशाही से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे काम किस तरह से निकालना चाहिए, इस प्रकार की योग्यता उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर है कि प्रशासनिक पक्ष से संबंधित नहीं, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन तो सही है लेकिन हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कहता है कि संगठन में मानवीय संबंधों का प्रबंधन, संगठन में मानवीय संबंधों का प्रबंधन। तो ये ऑप्शन जो है कि एक जो संगठन है, एक उद्यमिता का जो संगठन है, उसमें मानव के संबंधों का प्रबंधन करना, ताकि स्टाफ एक दूसरे से अपने आप में एक विशेष लगाव फील करे, महसूस करे, ताकि एक अच्छे से वो अच्छी तरीके से उस कार्य की प्रक्रिया को वो लोग आगे बढ़ा पाए, है ना। तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सा है उत्पादन के नए नए उत्पादों को लाना। तो दोस्तों ऑप्शन सा को थोड़ा ध्यान से देखिए, उत्पादन के नए नए उत्पादों को लाना, तो उत्पादन के मतलब जो प्रोडक्शन होने वाला है, तो जो प्रोडक्शन है उसमें चेंजेस करना, नए प्रोडक्ट को लेकर के आना, ये काम किसका है? ये सिर्फ एक उद्यमिता का है, उद्यमी का है, उसके मैनेजमेंट का है। ये इसका राजनीतिक पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सा ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन दा बोलता है ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ताओं के संबंधों का प्रबंधन, तो ये भी डायरेक्टली जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए राजनीतिक प्रशासन का पक्ष है। क्लियर, ऑप्शन सा हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। भाई क्या प्रदान करता है? बेरोजगारी देता है क्या? उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो कि भारत सरकार के द्वारा संचालित है, 1986 से उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो संचालित है उसके माध्यम से क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी है, या रोजगार बढ़ा है, या बेईमानी बढ़ी है, या भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो ध्यान रहे दोस्तों, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जब से संचालित होने लगा है और खास करके 2016 से इसमें एक अजीब सी एनर्जी आई है उद्यमिता विकास कार्यक्रम में, है ना। तो उसके दौरान अगर हम कहें तो भारत में ही क्या पूरी दुनिया में जिस देश में इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं वहां पर इस प्रकार के कार्यक्रमों से उस देश का जो रोजगार होता है वही बढ़ता है। तो भारत में भी संभवतः यही हुआ है, भारत में भी रोजगार में वृद्धि हुई है उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से, इसलिए सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय विनियोग केंद्र। भारतीय विनियोग केंद्र, इसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, या गुजरात सरकार के द्वारा। तो संभवतः आप सभी को अच्छे से याद होगा, भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा के स्रोत है। लक्ष्य प्राप्ति कौन करेगा? उद्यमी करेगा, जो स्टार्टअप को लेकर के आ रहा है। तो उसके जो प्रेरणा के स्रोत, लक्ष्य प्राप्ति के प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब इसको इस प्रकार की प्रेरणा मिलती कहां से है, उद्यमियों को इस प्रकार की प्रेरणा कहां से मिलती है? एक उद्यम में होने वाले लाभ के कारण क्या एक उद्यमी को लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा प्राप्त होती है, या फिर नव प्रवर्तन जो होता है, नव प्रवर्तन उसके द्वारा, या फिर ग्राहकों का सृजन के द्वारा? तो जब कोई उद्यमी उद्यमिता का विकास करता है या उसको स्थापित करता है, किसी उद्योग की स्थापना करता है,
तो उस उद्योग से जब उसे लाभ होता है, उद्योग में नव प्रवर्तन आता है, ग्राहक बढ़ते चले जाते हैं उसके, तो क्या होता है दोस्तों, उसमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है उद्यमी में। किस प्रकार का कॉन्फिडेंस? उसको लगता है कि अब मैं बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा, और वही है उसकी यह लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा, जिसके स्रोत ये तीनों हो सकते हैं। क्लियर? इसलिए ऑप्शन द हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लक्ष्य निर्धारण से उत्पन्न समस्या नहीं है। इस पर विशेष ध्यान रखना है ना, एग्जाम में अक्सर गलती करते हैं हम लोग, क्योंकि स्पीड से पढ़ते हैं और स्पीड से टिक मारते हैं आंसरों पर, तो ये है या नहीं है इस पर हम ठीक से ना जो अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाते हैं एग्जाम सेंटर में। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि प्रश्न एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। तो प्रश्न क्या कहा, लक्ष्य निर्धारण से, जब लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है तो उससे कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इसका मतलब फट से क्लिक कीजिए मस्तिष्क में, 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिससे समस्या उत्पन्न होती है और एक है जिससे समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो देखिए 4 ऑप्शन ये आपके सामने है। पहला ऑप्शन बोलता है जोखिम में वृद्धि। लक्ष्य निर्धारित हो जाने से, किसी भी उद्यमिता में लक्ष्य के निर्धारित हो जाने से क्या जोखिम में वृद्धि होती है? तो आप कहेंगे एग्जैक्टली होती है। जब भी कोई उद्योगपति अपने उद्योग के लिए एक लक्ष्य को निर्धारित करेगा तो वहीं पर वो साथ साथ जोखिम को भी निर्धारित करते हुए चलता है, इसलिए उसके जोखिम में, उसके रिस्क में जो है अपने आप ही वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन बा है तनाव में वृद्धि, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। ऑप्शन सात पर देखिए मूल्य में वृद्धि। जब कोई उद्यमी अपने उद्योग में विकास करना चाहेगा लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो उसके जो लागत है, जो मूल्य है, उसमें भी वृद्धि होगी। और ऑप्शन दा है मनोबल में वृद्धि। एग्जैक्टली एक अच्छा कदम उठाने से उस उद्यमी के अंदर उसके जो मनोबल है उसमें भी वृद्धि होती है। तो ऑप्शन अब हमारा से ऑप्शन बा बचा है। ऑप्शन बा कहता है तनाव में वृद्धि। तो कोई भी उद्यमी जब अपने उद्यम का विकास करता है तो उसको तनाव नहीं होता, बल्कि वो मोटिवेट हो जाता है। सही आंसर हमारा बी होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, लक्ष्य का पर्यायवाची है। लक्ष्य का पर्यायवाची क्या हो सकता है? उद्देश्य क्या पर्यायवाची हो सकता है? एग्जैक्टली पर्यायवाची हो सकता है। उद्देश्य, प्रयोजन और कहें तो टारगेट, ये तीनों ही लक्ष्य के पर्यायवाची है। उद्देश्य, प्रयोजन और टारगेट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, परियोजना तैयार की जाती है। संभवतः इस प्रश्न को आप पहले भी शायद पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा यहां पर देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। परियोजना तैयार की जाती है किस किस के द्वारा? क्या प्रवर्तकों के द्वारा परियोजना बनाई जाती है एक उद्यमिता की, या प्रबंधकों के द्वारा मतलब मैनेजमेंट स्टाफ के द्वारा, या फिर उद्यमी स्वयं उद्यमी के द्वारा, उद्योगपति के द्वारा, या फिर सभी के द्वारा? एग्जैक्टली प्रवर्तक, प्रबंधक और उद्यमी, इन सभी के द्वारा एक अच्छी परियोजना, एक अच्छी रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसलिए सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं, परियोजना प्रतिवेदन से क्या आशय है? परियोजना प्रतिवेदन से क्या आशय है? संचालक प्रतिवेदन, क्या परियोजना प्रतिवेदन संचालक प्रतिवेदन है, या फिर अंकेक्षण प्रतिवेदन है मतलब ऑडिटिंग, है ना, या ऑप्शन सा परियोजना रूपरेखा है, या फिर उपर्युक्त सभी है? ध्यान रहे दोस्तों, परियोजना का जो प्रतिवेदन होता है वह परियोजना की रूपरेखा होती है। क्या होती है? रूपरेखा। जैसे कि हमारे संविधान की रूपरेखा क्या है? तो प्रस्तावना। उसी तरह से एक पूरी परियोजना, जो पूरी रिपोर्ट होती है एक किसी भी उद्यमिता की, उसकी एक रूपरेखा जो होगी ना, उसी को हम प्रतिवेदन भी कहेंगे। क्लियर है। इसलिए ऑप्शन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर है 43। प्रश्न नंबर 43 है, व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप। व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप क्या है? प्राचीनतम स्वरूप पूछा गया है कि जिस प्रकार से वर्तमान में हम व्यावसायिक संगठन चला रहे हैं, उनको प्राचीन समय में किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए कहता है साझेदारी फर्म में, या ऑप्शन बी कहता है एकाकी व्यापार में, या फिर सार्वजनिक कंपनी के रूप में, या सहकारी संगठन के रूप में। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए भी दे सकते हैं। कैसे? कि अगर हम प्राचीनतम समय की बात करें तो प्राचीनतम समय में ना तो कोई साझेदारी फर्म हुआ करती थी, ना ही सार्वजनिक कंपनी हुआ करती थी, और ना ही सहकारी संगठन हुआ करते थे, बल्कि इन सब का आगमन तो कब हुआ? जब संविधान लागू हुआ, कानून बन करके आने लगे, तब से जाकर के जो है इस प्रकार की फर्में
आने लगी। इससे पहले प्राचीन समय से ही एक ही प्रकार से व्यापार किया जाता था और वह था एकाकी व्यापार, मतलब उसमें एक ही व्यक्ति होता था व्यापार करने वाला। क्लियर है? एक ही उसका मालिक होता था, वही प्रबंधक होता था ना, सब कुछ वही होता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एकाकी एकल स्वामी का दायित्व। एकल स्वामी का मतलब जिस उद्योग का एक ही स्वामी हो उसका दायित्व मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है? क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीमित होती है, कुछ सीमा तक निर्धारित होती है, या फिर असीमित होती है, या फिर विनियोजित पूंजी तक होती है कि उसमें कितना पैसा लगाया गया वहां तक ही होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए असीमित। जब कोई एक ही व्यक्ति अपने व्यापार को स्टार्ट करेगा तो संपूर्ण प्रकार की जितनी भी रिस्क होगी, जितनी भी लायबिलिटी मतलब कि दायित्व होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सब कुछ उसी एक ही व्यक्ति के ऊपर होगी जिसने स्टार्टअप को स्टार्ट किया है। इसलिए सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है सार्वजनिक कंपनी में अंशकारियों की संख्या अधिकतम हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि सार्वजनिक प्रकार की जो कंपनियां होती है उसमें शेयर होल्डर अधिकतम कितने हो सकते हैं, अंशधारी कितने हो सकते हैं, उस कंपनी के पार्टनर कितने हो सकते हैं, सार्वजनिक कंपनी के एक्चुअल पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। तो ध्यान रहे दोस्तों कितने, 700, 200 या फिर अंशों की संख्या तक। तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा आप लोग, जो भी सार्वजनिक प्रकृति की कंपनी होती है जिसके शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में इश्यू किए जाते हैं बेचने के लिए, जो व्यक्ति उस शेयरों को खरीदेगा वो सब इस सार्वजनिक फर्म का हिस्सेदार बन जाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी सार्वजनिक कंपनी में अंशधारी जो है उतने ही बन सकते हैं जितने उस कंपनी के अंश है, मतलब शेयर है। इसलिए सही आंसर हमारा द हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है एकाकी व्यापारी का पंजीयन कराना क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला कहता है कि एकाकी व्यापारी का पंजीयन कराना अनिवार्य है। ऑप्शन बी कहता है कि एकाकी व्यापारी का पंजीयन कराना ऐच्छिक है, कराए तो कराए, नहीं कराए। या ऑप्शन सा कहता है प्रावधान ही नहीं है, या ऑप्शन डी कहता है कि आवश्यक है। ध्यान रहे एकाकी व्यापारी का जो अकेले व्यापार करता है इस प्रकार की फर्म का पंजीयन कराना अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, कराए तो कराए, ना भी कराए तो भी चलेगा। क्लियर है? इसलिए सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर है 47। भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय व्यावसायिक संगठन का स्वरूप कैसा है? भारत की अगर हम बात करें तो कि भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यापारिक संगठन, व्यावसायिक संगठन किस प्रकार के एकल व्यापारी ज्यादा है, साझेदारी फर्म है, कंपनी है, या फिर सहकारी समिति है? कहने का अर्थ है कि हर कोई इन चारों प्रकार की फर्मों में से किस में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, आज भी भारत में एकल व्यापारी के फर्म में ज्यादा लोग रुचि लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क कम होती है, वो अपने अनुसार रिस्क लेता है, या कहें कि कम पूंजी में एकल व्यापार स्टार्ट किया जा सकता है अपने आधार पर, जैसे कि छोटी मोटी किराने की शॉप हो जाए, किसी भी प्रकार की आप शॉप को दुकानों को देख लीजिए, वो सब क्या है, एकल व्यापारी फर्म है। या और भी कई कुटीर लघु और कुटीर उद्योग होते हैं, वो भी एकल व्यापार के अंदर ही आते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यापार होते हैं एकल व्यापार, जिसमें एक ही स्वामी होता है, वो खुद ही उस सबको हैंडल करता है, वही जो है भारत में आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। क्लियर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक सार्वजनिक समिति कंपनी की बात हो रही है, इसमें संचालकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? मतलब कि सार्वजनिक जो कंपनियां होती हैं उन सार्वजनिक कंपनियों में कम से कम कितने संचालक होना चाहिए जो उस कंपनी को संचालित करे ना, लीगली, कानूनी तौर पर। तो ध्यान रहे 2, 3, 7 या 10। तो कम से कम संख्या कितनी होना चाहिए? 7 संचालक किसी भी सार्वजनिक संस्था के होना चाहिए। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में से किसके अंशों का शेयर बाजार में क्रय विक्रय किया जाता है? ध्यान रहे पूछा ये जा रहा है कि चारों प्रकार की कंपनियां आपके सामने है, 3 प्रकार की माफ कीजिएगा, एक लास्ट वाली तो इनमें से कोई नहीं, तो छोड़ दीजिए उसको। बाकी 3 ऑप्शन है, ए, बी और आ, बा और सा। आ कहता है सहकारी समितियों के शेयर बाजार में बेचे जाते हैं,
या फिर निजी कंपनियों के शेयर शेयर बाजार में बेचे जाते हैं, या ऑप्शन सा सार्वजनिक कंपनियों के शेयर शेयर बाजार में बेचे जाते हैं। ध्यान दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा, गड़बड़ मत करना, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत प्यारा है, नीचे दा है ना, अन्यथा एग्जाम में आपको ये इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि यहां पर क्या मिलेगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी वाला। और आप में से 90% स्टूडेंट जो है इसी को टिक मार करके आएंगे। लेकिन दोस्तों जबकि ऐसा नहीं है, शेयर बाजार में सहकारी समिति निजी कंपनियों के शेयर इशू नहीं होते हैं, बल्कि सिर्फ सार्वजनिक कंपनी के शेयर ही बिका करते हैं शेयर बाजार में। क्लियर है, ऑप्शन सा इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य। दोस्तों इसकी पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है, सभी को पता है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है पीडीएफ की, आसानी से डाउनलोड करके और एग्जाम के टाइम के लिए बचाकर सेव करके रख सकते हैं, ताकि इसका रिवीजन लगाकर आप एग्जाम देने चले जाएं, ठीक है ना। और हर लेक्चर की नोट्स जो है ना उसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है। सेवा करना, सहकारी संगठन की बात हो रही है ना, सहकारी समितियां जो बनती है ना, सहकारी समितियां, सहकारी संगठन, तो उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है या प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। सेवा करना, सहकारी सहायता का उपयोग करना, या अच्छी किस्म के माल का विक्रय करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, सहकारी संगठन जो भी बनाए जाते हैं ये अर्ध सहकारी होते हैं, इसलिए इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है सेवा करना। क्लियर, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति में व्यापार होता है किसका। केवल शब्द, केवल उधार, माफ कीजिएगा शब्द नहीं, ये नगद है, मिसप्रिंट हुआ है, नगद। केवल नगद व्यापार होता है, या केवल उधार में व्यापार होता है, या नगद और उधार दोनों में व्यापार होता है। तो सिंपल सी बात है, आप चाहे व्यापार कोई सा भी करिए, ये फंडा तो दोनों में आपको लगेगा, नगद और उधार का फंडा हर सब भी जगह अवेलेबल होता है। ऑप्शन सही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सहकारी संगठन में मतदान का अधिकार निश्चित होता है। सहकारी संगठन जो भी सहकारी समितियां होती है ना, उनमें हर 5 साल में मतदान होता है उसके अध्यक्ष के लिए। याद रखिएगा, सहकारी संगठन में या सहकारी समितियों में एक अध्यक्ष होता है जो पूरी सहकारी समिति को संचालित करता है, उसके आदेश पर ही संचालित होती है। बाकी पूरा एक संचालक मंडल होता है 21 लोगों का, कम का भी हो सकता है किसी में, उसकी जिस आधार पर वो सोसाइटी बनाई जाती है ना उस पर निर्भर करता है। तो बेसिकली 21 लोगों का एक संगठन अवश्य होता है सहकारी समिति में। तो उस संगठन का जो मेन हेड होता है, जो अध्यक्ष होता है ना, उसी का जो है यहाँ पर चुनाव होता है, मतदान होता है हर 5 सालों में, हर 5 साल में। तो पूछा जा रहा है कि सहकारी संगठन में मतदान का अधिकार निश्चित होता है, अंशों की संख्या के आधार पर होता है, या पूंजी विनियोग के आधार पर होता है, या एक सदस्य एक मत के आधार पर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न को ध्यान से समझने के बाद में ऑप्शन को समझिए। ऑप्शन ए ऑप्शन कहता है कि जहां ये अध्यक्ष का चुनाव होता है, यहां पर जो वोट डालने का अधिकार होता है, मतदान का जो अधिकार होता है ना, वो अंशों के आधार पर दिया जाता है। मतलब जिसके पास जितने ज्यादा शेयर है उसको पास में उतने ही ज्यादा मत देने का अधिकार है। या फिर ऑप्शन बी कहता है कि पूंजी विनियोग के आधार पर, जिसने ज्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है उसके पास ज्यादा अधिकार है। या फिर ऑप्शन सा कहता है कि एक सदस्य एक मत, चाहे उसने कितने भी शेयर खरीद के रखे हो, चाहे उसने कितना भी इन्वेस्टमेंट करके रखा हो उसमें, लेकिन उसको अधिकार सिर्फ एक वोट डालने का ही मिलेगा। तो कौन सा होना चाहिए, बेसिकली जो आप सोच रहे हैं वही सही आंसर है, ऑप्शन सा एकदम करेक्ट है। एक सदस्य के पास में एक मत अर्थात कि एक वोट देने का ही अधिकार होता है, ऑप्शन सा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 है, उत्पादन का आशय किसको निर्मित महत्व में बदलने की प्रक्रिया होती है। उत्पादन का आशय, ऑप्शनों को, ऑप्शन आ और बा को ध्यान से देखिए, कच्चे माल या निर्मित माल। प्रश्न को फिर से प्रश्न पर आइए, ऑप्शन आपको जोड़ते हैं इसके साथ में। उत्पादन का आशय कच्चे माल को निर्मित महत्व में बदलने की प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न के कथन को कौन पूरा कर रहा है, ऑप्शन ए कर रहा है या ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं। निर्मित माल, उत्पादन का आशय निर्मित माल को निर्मित महत्व में बदलने की प्रक्रिया है। क्या ये सही जा रहा है?
तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बल्कि निर्मित महत्व में किसको बदला जा सकता है? जो हमारा रॉ मटेरियल होगा, जो कच्चा माल होगा। एग्जैक्टली कच्चे माल को ही हम कच्चे माल से ही तो हम निर्मित वस्तु बनाएंगे, ठीक है ना। इसलिए सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्यमी द्वारा उत्पादन क्रिया के लिए रोकड़ बैंक शेष प्रतिभूतियों के नियोजन को क्या कहा जाता है? रोकड़ का प्रबंधन कहा जाता है, बैंक का प्रबंधन कहा जाता है, प्रतिभूतियों का प्रबंधन कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ध्यान रखिएगा, उद्यमी के द्वारा उत्पादन क्रिया के लिए, उद्यमी के द्वारा उत्पादन करने के लिए रोकड़ मतलब कि कैश, पैसा, बैंक की शेष प्रतिभूतियों के नियोजन है ना, कि बैंक को कितना देना है, कितना पैसा यहां लगने वाला है, कितना उसके पास कैश पड़ा हुआ है, तो ये सब क्या कहलाता है? अरे सीधी बात है, मैनेजमेंट कहलाता है ना यार, अकाउंटिंग कहलाती है। कौन करता है? अरे भाई वही कंपनी करेगी, वही उद्यमिता या उद्यमी का प्रबंधन करेगा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं हिंदी में रोकड़ का प्रबंधन, रोकड़ का प्रबंधन। क्लियर है? अकाउंटिंग। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी उत्पाद के गुण को निश्चित करने वाले कारक क्या है? किसी भी उत्पाद के, किसी प्रोडक्ट के गुण को निश्चित जो करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, डिजाइन, आकार, सामग्री, उपरोक्त सभी। तो एग्जैक्टली कोई डाउट नहीं है इसमें। भाई कोई भी प्रोडक्ट होगा, उसको गुणकारी बनाने के लिए उस प्रोडक्ट की डिजाइन भी जरूरी है, उस प्रोडक्ट का आकार भी आकर्षित होना चाहिए, और उसमें मिली हुई सामग्री भी जो है एक विशेष होना चाहिए, तभी कहीं जाकर के वो लोकप्रिय, वो प्रोडक्ट जो है आपका वो लोकप्रिय हो पाएगा। इसलिए ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न लेते हैं, किस नियंत्रण तकनीक है, माफ कीजिएगा, किस्म नियंत्रण तकनीक है? परंपरागत, आधुनिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? किस्म की बात हो रही है। किस्म जो है परंपरागत, किस्म जो है नियंत्रण तकनीक है। तकनीक कौन सी, परंपरागत है या आधुनिक है? तो ध्यान रहे दोनों ही है, ठीक है ना, परंपरागत भी और आधुनिक भी। प्रश्न नंबर 57 है, वस्तु की सुरक्षा एवं आकर्षण उद्देश्य। वस्तु की सुरक्षा एवं आकर्षण प्रबंधन का उद्देश्य है, पैकेजिंग का उद्देश्य है, प्रशासन का उद्देश्य है, या बीमा उद्देश्य है? तो वस्तु की सुरक्षा और आकर्षण, ध्यान रहे, वस्तु की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी होगी? अरे भाई वस्तु की सुरक्षा को कौन ध्यान रखेगा? उसकी पैकेजिंग। और वस्तु को आकर्षित कौन बनाएगा? उसकी पैकेजिंग, ठीक है ना। इसलिए सही आंसर हमारा बी होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है, वित्तीय प्रबंधन का महत्व पूछा गया है। वित्तीय प्रबंधन का महत्व पूछा गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्व क्या है? तो यहां पर ऑप्शन दिए गए, भविष्य के विकास में, पूंजी विनियोजन में, तरलता में, या सभी में? एग्जैक्टली सभी में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है? तो ध्यान रहे, भविष्य में विकास करने के लिए जरूरी है, पूंजी को विनियोजित करने के लिए जरूरी है, और व्यापार में तरलता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन द होगा, डी होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। आखिरी स्लाइड है आप लोगों की। उद्यमी द्वारा अपने लक्ष्यों के निर्धारण के बाद उद्यम के लिए पूंजी एवं अर्थ की व्याख्या करना ही वित्तीय प्रबंधन है, या सामाजिक प्रबंधन है, या औद्योगिक प्रबंधन है, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब कोई उद्यमी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उद्यम के लिए पूंजी और अर्थ की व्याख्या करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, क्या कहेंगे? वित्तीय प्रबंधन कहेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, वित्तीय प्रबंधन के क्या कार्य हो सकते हैं? सतत प्रशासनिक कार्य हो सकते हैं, पूंजी संरचना का निर्माण करना हो सकता है, कार्य निष्पादन का को मापना हो सकता है, या उपरोक्त सभी? तो एग्जैक्टली उपरोक्त सभी। ऑप्शन आ, बा और सा तीनों ही इस सूरत में करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन की ये सीरीज भी होती है कंप्लीट। अगले फिर से लेक्चर नंबर 7 में हम मॉडल पेपर के
जो है तीसरे पार्ट पर हम डिस्कस करेंगे। उसमें फिर से हम 30 क्वेश्चन और देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों इसी के साथ बस आज इतना ही, यहीं तक आज। कल वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके अगले वाले पार्ट पर और फिर से 30 क्वेश्चनों को। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और जो भी नए छात्र हैं पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं फिर से याद दिला दूं, आप लोगों को बीच में भी बोल चुका था मैं आपको, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है। आप चाहे तो हमारे साथ प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ करके प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। सभी नोट्स को और लेक्चरों के लिंक आप जो है सब कुछ आप ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।